हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो एनसीएल में ऑपरेटर की वैकेंसी आज की डेट में आ चुकी है और काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है। बहुत सारे बच्चे काफ़ी समय से प्रतीक्षा में थे कि ये वैकेंसी कब आएगी। लगातार हर दिन कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिल जाता था कि वीडियो ऑपरेटर की वैकेंसी कब तक आएगी। हालांकि वैकेंसी आ चुकी है और वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए आज के दिन बहुत ही अच्छा है। और ये वैकेंसीज कुछ खास इसलिए भी है क्योंकि इसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी जुड़ी हुई है, जो कि पैरामेडिकल स्टाफ की अभी तक वैकेंसी जो मतलब अप्रेंटिसशिप के रूप में काम लिया जा रहा था, लेकिन ये परमानेंट जॉब के थ्रू इसमें प्रावधान किया गया है इस वैकेंसीज में। इसके साथ साथ ओवरसीयर की भी वैकेंसी है इसमें। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी जाएगी एनसीएल में। और इस के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑपरेटर पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं, किस प्रकार से ऑनलाइन किया जाएगा, कितने दिन तक ऑनलाइन प्रक्रिया चलेगी, और उसके साथ साथ और भी इसमें जितने भी डिटेल में हैं, पीडीएफ में जितने भी डिटेल्स दिए गए हैं सभी पे चर्चा करने वाले हैं। चूँकि मैं शॉर्ट वीडियो इस पर बना चुका हूँ तो ये लॉन्ग वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके कि इसमें और क्या क्या क्वालिफिकेशन है और किस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसका कट ऑफ डेट क्या है, सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे अधिक से अधिक लोगों को पता चल सके कि हाँ ऑपरेटर की वैकेंसी आ चुकी है। क्योंकि ऑपरेटर की वैकेंसीज का इंतजार काफ़ी लंबे समय से रहा है। और आप ये नहीं सोचना कि मैं शेयर नहीं करूँगा, मैं ही केवल फॉर्म फिलअप कर दूँगा, ऐसा नहीं है। सबको पता चल ही जाना है, आज नहीं तो कल। तो आप लोग शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं अच्छा भी लगेगा सामने वाले को, देखो मुझे भी अवेयर किया है इन्होंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आप लोग शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जितने भी लोग नए हैं इस चैनल पे मैं बता दूं कि मैं खुद भी एक ऑपरेटर हूं और अभी मेरे को 7-8 साल हो गया जॉब करते हुए। तो इसके बारे में मैं आपको, जो आप पूछते हैं जॉब प्रोफाइल वगैरह के बारे में भी अच्छी तरीके से आपको बता सकता हूं कि जॉब प्रोफाइल किस प्रकार से होता है ऑपरेटर का। तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी नोटिफिकेशन पे ही चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप कंपनी के बारे में कुछ बताया गया है, ये सारी चीज़ें कंपनी के बारे में बताई गई हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है एनसीएल, जो कि सिंगरौली के मध्य प्रदेश की सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ये फैली हुई है, इसके खदानें फैली हुई हैं। और इसमें अस्पताल और औषधिशालय में तैनात किए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण तिथि, जो कि ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा, तो कब से स्टार्ट होने के लिए ये 9 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा आवेदन करने के लिए। आप लोग आवेदन कर सकते हैं 9 अप्रैल से। और उसके बाद लास्ट डेट क्या है, 1 मई है। तो आप लोग ट्राई करिएगा कि पहले ही आप लोग आवेदन कर दीजिए, 1 मई का इंतज़ार न करिए। क्योंकि क्या है कि जब आप आवेदन करते हैं तो उसमें आपको ये भी मेंशन करना होता है कि आप सेंटर कहाँ चाहिए आपको, उसमें सेंटर फिलअप करने के लिए भी मांगता है। तो अगर अपने हिसाब से आप लोग चाहते हैं कि सेंटर अपने हिसाब से मिले तो जल्दी से जल्दी आवेदन करिएगा। साथ ही साथ लास्ट टाइम में क्या होता है कई बार कि सर्वर डाउन होने लगता है, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आवेदन कर दीजिएगा जल्द से जल्द। आगे बढ़ते हैं। तो सीबीटी की तिथि जानकारी हेतु वेबसाइट एवं जानकारी प्रवेश पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। देखो, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका एग्ज़ाम का जो डेट होगा उसको लगातार आप लोग साइट चेक करते रहिएगा, वहीं से आप लोग को पता चलेगा कि कब इसका एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन किस प्रकार से करना है इसके लिए मैं एक अलग से आप लोग को वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसमें देखिए ये सब चीज़ें मेंशन की गई है कि आप लोग अंतिम तिथि का इंतज़ार न करिए। साथ ही साथ किसी प्रकार का नेटवर्क का अगर समस्या आ रहा है तो इसका जिम्मेदार एनसीएल प्रबंधन नहीं होगा, ये चीज़ बोला गया है इसमें। और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए जो ऑनलाइन करने का लास्ट डेट है वो 1 मई है। 1 मई, तो 1 मई को ही कट ऑफ डेट माना गया है। मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं और आपकी जो सर्टिफिकेट है, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ आपका पर्टिकुलर डेट जो कट ऑफ डेट बनाया गया है उसके पहले तक का होना चाहिए। अगर जो भी आप उसमें छूट चाहते हैं, जो भी आप बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपका कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। उसके बाद का होगा तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी।
इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि हम इसमें 10वीं योग्यता मांगा गया है, तो क्या हम लोग 10वीं के बाद जो बड़ी योग्यता है उसको देंगे तो हम लोग का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है सभी पदों के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता न्यूनतम है, अतः उच्च प्रासंगिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग का जो हायर क्वालिफिकेशन है उसको जरूर से सबमिट करिएगा। ये चीज़ें बाद में डिपार्टमेंटल वैकेंसी जब आती हैं तो उसमें आप लोग को बेनिफिट होगा। तो आप लोग 10वीं के साथ साथ जो भी आप लोग का क्वालिफिकेशन है उसको जरूर ऐड ऑन करिएगा फॉर्म भरते टाइम पे। चलिए यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले कितने पद हैं कौन कौन से मशीन के लिए? तो यहाँ पे देखिए बैकलॉग वैकेंसीज हैं और ये अभी वैकेंसी जो फ्रेश वैकेंसीज हैं। बैकलॉग में तो कुल मिला के देखा जाए तो 2 OBC की 2 SC की सीटें हैं। तो चलिए बात करते हैं, इसको इग्नोर करते हुए टोटल बात करते हैं। तो टोटल अगर हम लोग बात किया जाए तो टोटल वैकेंसीज कितनी है? 472 सीटें हैं। 472 सीटों में सबसे ज़्यादा सीट किसकी है? डंपर ऑपरेटर की। डंपर ऑपरेटर की देखा जाए तो ओपन वैकेंसीज कितनी है टोटल? तो 308 वैकेंसीज ओपन है, जिसमें से 123 अनारक्षित वर्ग के लिए है और EWS के लिए 30 सीटें हैं और SC के लिए 60, ST के लिए 17 और OBC के लिए 78 सीटें हैं। एक सर्विसमैन के लिए 60 सीटें हैं यहाँ पे। और इसका अगर 10% देखा जाए तो 10% 30-31 के करीब बनता है, लेकिन यहाँ पे एक सर्विसमैन को 60 सीटें दी गई हैं। ये बात थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि 10% ही सीट दिया जाता है एक सर्विसमैन को, इसमें 20% सीट दिया गया है। थोड़ा सा इसको समझने वाली बात होगी किस प्रकार से दिया गया है। ये तो केवल भर्ती बोर्ड वाले बता सकते हैं कि किस प्रकार से ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ग्रेडर ऑपरेटर में टोटल 34 पोस्ट हैं। 34 पोस्ट में से देखा जाए तो अनारक्षित वर्ग के लिए 16, OBC के लिए 8 और SC के लिए 3, SC के लिए 6 सीटें हैं, EWS के लिए 3 सीटें हैं और ST के लिए 1 सीटें हैं और एक सर्विसमैन के लिए 6 सीटें हैं इसमें। अगर डंपर के बाद किसी भी में ज़्यादा सीट है तो वो डोजर ऑपरेटर में टोटल 52 सीटें हैं, जिसमें से अनारक्षित 22 सीटें हैं, OBC के लिए 13 सीट, SC के लिए 10 सीटें हैं और ST के लिए 2 सीटें हैं। 5 सीट EWS के लिए आरक्षित है और एक सर्विसमैन को 10 सीट दिया गया है यहाँ पे। क्रेन ऑपरेटर की बात किया जाए तो क्रेन ऑपरेटर में 17 पोस्ट है, जिसमें कि 9 अनारक्षित हैं, 1 EWS के लिए है, SC के लिए 3, ST के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, OBC के लिए 4 और एक सर्विसमैन के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं। उसी प्रकार से अगर बात किया जाए पेलोडर ऑपरेटर के लिए, तो पेलोडर ऑपरेटर के लिए टोटल 18 सीट हैं, जिसमें कि अनारक्षित के लिए 10, 1 EWS के लिए, SC के लिए 3 सीटें हैं और OBC के लिए 4 सीटें हैं। और सर्विस माइनर जिसको कोई फ्यूचर बोला जाता है कुल इंडिया का, उसमें टोटल 43 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 19 सीटें अनारक्षित हैं, 4 EWS के लिए हैं, 8 SC के लिए, 2 ST के लिए और 10 OBC के लिए सीटें हैं। और अगर टोटल सीट की बात किया जाए तो टोटल सीट 472 है, जिसमें से कि 199 सीट अनारक्षित के लिए है, EWS के लिए 44 सीटें हैं, SC के लिए 90 सीटें और ST के लिए 22 सीटें हैं और OBC के लिए 117 सीटें हैं। और एक सर्विसमैन की बात किया जाए तो एक सर्विसमैन के 90 सीटें हैं, लगभग 20% के करीब जाता है, 472 का 20%। क्षैतिज आरक्षण के थ्रू इनको दिया जाएगा। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि ये 472 प्लस 90 नहीं है, 472 में से ही 90 ये इंक्लूड होगा, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये पैरामेडिकल की वैकेंसी के थ्रू जो लोग भर्ती होने वाले हैं उसके लिए ये नोटिफिकेशन में बांटा गया है, इनके लिए डिवाइड किया गया है सीटों को। तो इसके लिए बाद में चर्चा करेंगे कभी, अभी हम लोग केवल ऑपरेटर के लिए ही बात करते हैं। तो आगे नीचे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे योग्यता दिया गया है कि क्या योग्यता होना चाहिए। तो डंपर ऑपरेटर, ग्रेडर, डोजर, क्रेन, पिलोडर, सरफेस माइनर सभी के लिए एक तरीके की योग्यता मांगी गई है और ये योग्यता है आपके पास यहाँ पे 10वीं आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ HMV लाइसेंस, जिसको ट्रांसपोर्ट लाइसेंस भी बोलते हैं, वो आपके किसी भी राज्य के जिला के द्वारा RTO अधिकारी या RATA अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। मतलब कि 10वीं के साथ साथ आपको हैवी लाइसेंस चाहिए, ये आपकी योग्यता है, होनी चाहिए। इसमें अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं
तो कट ऑफ डेट से पहले तक आप लोग के पास ये चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लाइसेंस से लेके कुछ यहाँ पे दिए गए हैं नोट, तो उसको एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया कि भारी मोटर वाहन जैसे कि ट्रांसपोर्ट आदि या विशेष वाहन आदि के लिए विशिष्ट नहीं है। मतलब कि बहुत अलग अलग राज्यों में कहीं ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, कहीं HMV बोला जाता है, तो उस तरीके से नामकरण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका जो लाइसेंस है वो हैवी होना चाहिए। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर किसी क्रेन या PVC आदि के लिए है तो उसको हैवी नहीं माना जाएगा। दूसरा नोट्स उसमें देखिए कट ऑफ डेट के बारे में दिया गया है कि कट ऑफ डेट जो है अभ्यर्थी अंतिम तिथि के अनुसार वैध ट्रांसपोर्ट लाइसेंस कब्जे में होना चाहिए। HMV लाइसेंस की वैधता महत्वपूर्ण तिथि में होगी, जिसका अर्थ है कि HMV लाइसेंस महत्वपूर्ण तिथि पर मान्य होना चाहिए। हालांकि अंतिम तिथि पर लर्निंग लाइसेंस आवेदन के लिए वैध ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के रूप में नहीं माना जाएगा। अगर आपके पास मान लीजिए लाइट लाइसेंस है, लाइट लाइसेंस को आप हैवी करा लिए और फिर उसके बाद ये बोल सकते हैं आप कि हमारे पास हैवी लाइसेंस आ जाएगा, अभी हम लोग आवेदन कर सकते हैं, तो उस स्थिति में उस लाइसेंस को नहीं माना जाएगा हैवी लाइसेंस। लेकिन अगर तीसरा नोट्स हम लोग देखें तो तीसरे नोट्स में ये चीज़ मेंशन किया गया कि अगर मान लीजिए आपके पास हैवी लाइसेंस है, लेकिन अगर हैवी लाइसेंस आप लोग का निरस्त हो गया है, उसको नवीनीकरण कराना है, मतलब एक तरीके से रिन्यू करवाना है लाइसेंस को, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लाइसेंस मांगा जाता है तो उस समय आप लोग अपना लाइसेंस वो दे सकते हैं जो रिन्यू कराए हुए हैं। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि लाइट लाइसेंस है अभी उसको हैवी करा लेंगे और फिर उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हैवी लाइसेंस दे देंगे, तो वो मान्य नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग के 10वीं में जो मार्कशीट में जो भी परसेंटेज है उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि कितना परसेंट होना चाहिए। जो अनारक्षित वर्ग हैं उनके लिए 55% होना चाहिए 10वीं का मार्कशीट में। अगर 55% से नीचे हैं तो आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। और OBC के लिए 50% और SC ST के लिए 45%। मतलब अगर मैट्रिक में आप लोग के इतने परसेंट से कम है 10वीं में तो आप लोग आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। ऑनलाइन आवेदन मत करिए आप लोग। उसी तरीके से पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह मांगे गए हैं, जिसको अगर पैरामेडिकल का जो भी ऑनलाइन कर रहा है आवेदन तो एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए वेतनमान दिया गया है, तो वेतनमान सभी ऑपरेटर के लिए, चाहे वो डंपर हो, ग्रेडर हो, डोजर हो, क्रेन हो, पिलोडर हो, सर्विस माइनर हो, सभी के लिए एक समान रूप से वेतन है, जो कि 1502 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है। और ये 3 साल तक इसी रूप में मिलेगा। 3 साल तक आप लोग कैटेगरी 1 में ही रहेंगे। 3 साल के बाद आप लोग जब अपना ट्रेनिंग सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप लोग को डी ग्रेड में प्रमोशन दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग को ये माना जाएगा कि आप लोगों ने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। और ये दैनिक वेतन भोगी बोला गया है इसमें। इसका मतलब आप लोग को DR कर्मचारी हैं जिसका वेतन एक दिन का वेतन 1502 रुपये है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ जाती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है मूल वेतन के अलावा इस पद पर कंपनी के नियमों अनुसार राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 11 के अनुसार अन्य भत्ते जैसे DA, अटेंडेंस बोनस, विशेष भत्ता, परिवहन सब्सिडी, चिकित्सा सुविधा आदि भी सम्मिलित है। मतलब ये आपका बेसिक है। बेसिक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी मेंशन रहती हैं, वो चीज़ें इंक्लूड होके ही आपकी सैलरी में आती हैं। वैसे सैलरी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूँ जो कि ऑपरेटर की सैलरी पर ही बनाया हूँ। आप लोग जाके एक बार चैनल पे ज़रूर से देखिएगा कि उस वीडियो में क्या क्या मेंशन है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसमें। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है कि एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पूछ रहे हैं कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, मेरा डेट ऑफ बर्थ कितना है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप क्रोम में जाके डायरेक्ट एज कैलकुलेटर खोल लीजिए और पर्टिकुलर ये जो डेट है 1 मई 2026 ये चीज़ उसमें डाल दीजिए और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो चलिए बताते हैं इसमें आपका
जो इसमें एज होना चाहिए वो जनरल और EWS दोनों के लिए 18 से 30 वर्ष होना चाहिए, मतलब न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 5 साल की छूट है, मतलब वो 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं, और ओबीसी के लोग 33 साल तक आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद भूतपूर्व सैनिक और विभागीय कर्मचारी, इन लोग के लिए विभागीय कर्मचारी को तो कोई आयु सीमा, मतलब वो 60 साल से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, और भूतपूर्व सैनिक अपना एक बार पढ़ लीजिएगा जी। और यहाँ पे देखिए आरक्षण संबंधित प्रावधान है। जो भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं या फिर SC ST के कैंडिडेट हैं या EWS के कैंडिडेट हैं, सारे कैंडिडेट अपने हिसाब से जो भी आपका कास्ट है उस हिसाब से अपने कास्ट सर्टिफिकेट जरूर से बनवा लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाइएगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। और एक चीज़ याद रखिएगा कि EWS वाले कुछ बंदे ऐसे मिल रहे हैं कि जो ये बोल रहे हैं कि हम 1 दिन में बनवा लेंगे, 2 दिन में बनवा लेंगे, तो उनके लिए भाई फिर प्रॉब्लम भी आगे क्रिएट हो सकती है, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन जब होता है EWS का तो फिर वहाँ आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, नौकरी से भी निकाल दिए जाओगे, और साथ ही साथ जो धोखाधड़ी की है उसके खिलाफ आप लोग को कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का भी चक्कर काटना पड़ सकता है। तो EWS वाले ध्यान रखना भाई कि गलत काम नहीं करना, नहीं बाद में फंस जाओगे आप लोग। आवेदन शुल्क देखिए, आवेदन शुल्क देखो 1000 रुपये प्लस 180 रुपये, मतलब कि 1180 रुपये आवेदन शुल्क है, और ये केवल अनारक्षित OBC और EWS वालों के लिए है। बाकी SC ST और भूतपूर्व सैनिक, जिसको एक सर्विसमैन है या विभागीय कर्मचारी या फिर जो विकलांग है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। और अगर आप लोग यहाँ पे एक बार शुल्क दे देते हो तो उसको वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा इसमें बताया गया है। और इसके साथ साथ देखो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी आप सभी को पता होगा कि 2023 में, फिर उसके बाद 21 में, 19 में नहीं, हाँ 21 में, 23 में तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा हुई थी। उसी प्रकार से कंप्यूटर आधारित परीक्षा इस बार भी होगी। एक बार देखते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर कंप्यूटर वाली परीक्षा में किसी प्रकार से आप कुछ भी अनुचित कार्य करते हैं तो आप लोग को फिर उसके बाद दंडित किया जाएगा कंपनी की तरफ से, और आगे आने वाले वैकेंसीज में भी आप लोग को बाहर कर दिया जाएगा, उसमें आप लोग आवेदन भी नहीं कर सकते। तो चलिए, चयन प्रक्रिया से संबंधित कुछ और भी ऐसे चीज़ हैं जिनको हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहली नोट पढ़ते हैं। इसमें दिया गया इस अधिसूचना के तहत निर्दिष्ट ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर न्यूनतम पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। देखिए, जो इसमें एक पर्टिकुलर डेट दिया गया है, उस डेट में जितने भी आपके क्वालिफिकेशन है वो फिलअप होने चाहिए, वो बिल्कुल होने चाहिए। अगर उस डेट के बाद कोई जा रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आप लोग के लिए जो एडमिट कार्ड है वही इशू ना हो। तो एक बार ध्यान से रहिएगा कि हाँ, जो भी आप लोग का क्वालिफिकेशन है वो पहले आप लोग पूरा कर रहे हैं, कट ऑफ का डेट जो है उससे पूरा कर रहे हैं उसके पहले ही, तभी आप लोग आवेदन करना। देखिए, तीसरा नोट्स पढ़ते हैं। HMM ऑपरेटर के पद के लिए अभ्यर्थियों के चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित किया जाएगा। देखिए, इसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 100 अंकों का एक पेपर होगा, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक दिया जाएगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे एग्जाम होगा। अगर मान लीजिए कुछ इसमें मिस्टेक होता है तो इंग्लिश वाले पेपर को, इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज होगा, जो क्वेश्चन होगा, उसको सही माना जाएगा। ये तो हमेशा से होता चले आ रहा है कि जो इंग्लिश वाले होते हैं वही मान्य होते हैं। हालांकि पेपर जो होगा 1.5 घंटे का होगा आप लोग का, और 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और सभी एक एक नंबर के रहेंगे। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं तो उसमें आप लोग दिक्कत होगा। इस वजह से मेरा तो ये एडवाइस है कि आप लोग सभी क्वेश्चन कर दीजिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो कोशिश करिएगा कि सभी क्वेश्चन कर दीजिएगा। परीक्षा आयोजन हेतु शहर। देखिए, जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें आप लोग को सिटी चूज़ करने को मिलेगा कि आप लोग कौन सी सिटी में अपना एग्ज़ाम चाहते हैं। तो अगर आप लोग पहले ही आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग को आसानी होगी, क्योंकि सिटी फिर उसके बाद उसी हिसाब से आवंटन भी होता है कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ पे एग्ज़ाम देगा। तो आप लोग अगर पहले ऑनलाइन आवेदन कर देते हो तो हो सकता है आप लोग को आपके हिसाब से आपका शहर मिल जाए,
जहाँ पे आप लोग परीक्षा दे सको। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वही चीज़ फिर से दिया गया है। अधिकतम अंक कितने हैं? 100। अनारक्षित के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम कट ऑफ जो है वो 50 होना चाहिए। बाकी सभी के लिए न्यूनतम कट ऑफ 40 है। अगर मान लीजिए कोई अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति है ईडब्ल्यूएस, वो 50 से कम नंबर लाता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही वो सीट खाली चली जाएगी। उसी तरीके से SC ST OBC और PWD भूतपूर्व सैनिक, ये सभी के लिए है। कोई 40 से कम नंबर लाता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही सीट वो खाली चली जाएगी। जिस प्रकार से हम लोग स्टार्टिंग में देखे हैं कि 4 सीट बैकलॉग सीट है, तो इसी कारण वो बैकलॉग सीट आई होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये न्यूनतम कट ऑफ जो है वो न्यूनतम कट ऑफ ऐसा मतलब नहीं है कि 50 से ऊपर भाग गया तो आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 50 न्यूनतम कट ऑफ है, इसके नीचे कोई बात नहीं होगी। इसके ऊपर रहेंगे फिर उसके बाद मेरिट देखा जाएगा कि मेरिट में आप कितने हैं, वेरिफिकेशन के लायक हैं कि नहीं है। कुछ नोट्स है जो पढ़ने लायक है तो उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला ये 8वां नोट्स है, तो इसमें ये चीज़ें दिया गया है कि अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होगी उसमें समान नंबर प्राप्त करते हैं, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 60 नंबर आ गया, आपका भी 60 नंबर आ गया, तो फिर उसके बाद किसको प्राथमिकता दी जाएगी? तो यहाँ पे आपके जो 10वीं में मार्कशीट में जो नंबर रहेंगी, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मैट्रिक में उच्च प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर मान लीजिए आपके भी 61 नंबर है, दूसरे के भी 61 नंबर है, तो 10वीं में किसके नंबर अच्छे हैं उसको आपके ऊपर रखा जाएगा। अगर मान लीजिए फिर भी 10वीं में भी नंबर सेम हो गए तो अभ्यर्थी जिस कैंडिडेट का जन्म तिथि ज़्यादा रहेगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर यहाँ भी आप लोग समान रूप से रह गए तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब जिसका अल्फ़ाबेट में पहले नाम रहेगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि यहाँ तक मैटर नहीं पहुँच पाता है, आप लोग का नंबर सेम रहता है, बहुत सारे कैंडिडेट का नंबर सेम रहता है, तो उसके बाद जब 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से नंबर देखा जाता है कि किसका परसेंट ज़्यादा है, तो वहाँ मामला क्लियर हो जाता है। तो जिसका 10वीं में नंबर अच्छा है, परसेंट अच्छा है, उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट होगा। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा हम लोग देखते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो पूछ रहे थे कि भैया किस प्रकार से ऑपरेटर बनेंगे, मतलब पहले कौन सा डंपर ऑपरेटर बनेंगे कि कौन सा ऑपरेटर बनेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है, जो अच्छे कैंडिडेट रहेंगे, जो अच्छे मार्क्स लाएंगे, जिनका रैंक अच्छा रहेगा, उनको डंपर ऑपरेटर बनाया जाएगा, फिर सरफेस माइनर बनाया जाएगा, फिर जो बचेंगे डोजर ऑपरेटर, फिर जो बचेंगे पेलोडर ऑपरेटर, फिर जो बचेंगे ग्रेडर ऑपरेटर, और अंत में जो रहेंगे उनको क्रेन ऑपरेटर बनाया जाएगा। तो मतलब आप मान लीजिए कि जो अच्छे नंबर लाएंगे, जो ज़्यादा नंबर रहेंगे, जो टॉप पे रहेंगे, उनको डंपर ऑपरेटर बनाया जाएगा, जो लास्ट में रहेंगे उनको क्रेन ऑपरेटर बनाया जाएगा। मैं यहाँ बता दूँ कि डंपर ऑपरेटर, सरफेस माइनर, डोजर, पेलोडर, ग्रेडर, इन तीनों की ड्यूटी जो रहती है 3 शिफ्ट में रहती है, फर्स्ट सेकंड नाइट तीनों शिफ्ट में रहती है। लेकिन क्रेन ऑपरेटर एक ऐसी जॉब है जो इसकी ड्यूटी फर्स्ट और सेकंड रहती है, 2 ही शिफ्ट में रहती है। हालांकि इमरजेंसी ड्यूटी कभी लग गई तो जाना पड़ता है, लेकिन वो मान लीजिए कि कभी कभार लगती है, एक्सीडेंटल केस में लगती है। तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं अगर पैसे वाली पोस्ट है तो वो डंपर ऑपरेटर की पोस्ट है। सरफेस माइनर की पोस्ट जो है वो उसको फ्यूचर बोलते हैं कोल इंडिया का। आगे आने वाले समय में सरफेस माइनर बहुत ज़्यादा चलने वाला है कोल इंडिया में। फिर डोजर ऑपरेटर जो है, डोजर ऑपरेटर का काम बहुत ही ज़्यादा होता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे पब्लिक सेक्टर में। कहने का मतलब ये है कि माइंस में ही, चाहे प्राइवेट में हो या फिर कंपनी के काम में हो, डोजर ऑपरेटर का बहुत काम लगता है और बहुत ही इसमें पैसा बहुत है। लोडर ऑपरेटर एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जो लोड करने वाला होता है, इसका भी डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। ग्रेडर ऑपरेटर आप समझ सकते हो जो रोड को क्लीन करता है, अगर रोड में गड्ढे वगैरह हैं और उसको भरने के बाद अगर मान लीजिए रोड ख़राब हो गया तो उसको क्लीन करने का काम करता है। और क्रेन के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, क्रेन का काम क्या है। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पे आने के बाद फिलअप हो जाएगा, आप लोग जिस हिसाब से नंबर लाओगे उस हिसाब से आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग होने के बाद एक नॉर्मल सा मेडिकल भी होता है, तो मेडिकल के बाद ही आप लोग को ज्वाइनिंग मिलती है। मेडिकल बहुत ही नॉर्मल होता है, लेकिन ये चीज़ें हैं कि उसमें आपको अगर मान लीजिए ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो आप लोग को फिर दिक्कत भी हो जाता है। मेडिकल में बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट भी किया गया है, अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी में बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट किया गया है। आगे कुछ नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं इसमें, एक बार
आवेदन करने से पहले पढ़ लीजिएगा इसमें कि क्या क्या नोट्स आपके लायक हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ में ज़्यादा बोलूँगा कि आप लोग जितने सर्टिफिकेट वाले हो, ओबीसी को हो, ईडब्ल्यूएस को, SC ST की सर्टिफिकेट के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे एनसीएल के द्वारा बोला गया कि जो आपका ईमेल आईडी है और जो आपका मोबाइल है उसको आप लोग को हमेशा अलर्ट रहना है उस पर, क्योंकि ज़्यादातर जो काम है मेल के द्वारा ही किया जाता है। हालांकि एडमिट कार्ड जो है वो तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलता है, लेकिन उसके बाद जैसे आपका ज्वाइनिंग हो गया, मेडिकल कब होना है, और फिर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका छूट गया उसको सबमिट करना हो, ये सारी चीज़ें आप जो रजिस्टर्ड मेल रहेगा उसी के थ्रू कर पाएंगे। तो मेल को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। मेल अगर आपका चेंज करना है तो बहुत मुश्किल होगा। मेल को कम से कम 1 साल तक आप लोग को बचा के रखना है, और उसी मेल के माध्यम से आप लोग एनसीएल से बात कर सकते हैं, एनसीएल भर्ती बोर्ड से बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो उसी के माध्यम से बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के 4 दिन के बाद से आप लोग को कोई क्वेश्चन में अगर मान लीजिए क्वेरी करनी है तो उसमें 4 दिन के बाद से आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। और उसके बाद एनसीएल मैनेजमेंट या फिर जो बोल सकते हैं एनसीएल भर्ती बोर्ड, वो देखेगी कि हाँ ये क्वेश्चन में कुछ गलत तो नहीं है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, और वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करेगी। और उसके बाद फाइनल आंसर की के साथ साथ रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट जो आता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आता है, और वेरिफिकेशन जो होता है 1/3 में होता है। जितनी वैकेंसीज है उसके 3 गुना बच्चे को बुलाया जाता है वेरिफिकेशन के लिए। और इसमें एक चीज़ और भी दिया गया है कि अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा होती है तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का भी फार्मूला लिया जा सकता है एनसीएल मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं। तो ये रहा आपका एनसीएल HMM ऑपरेटर का नोटिफिकेशन, जिसको मैं कोशिश किया हूँ कि अच्छे से पढ़ लिया जाए, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें भी छूट गई हैं। एक बार आप लोग आवेदन करने से पहले इसको पूरी तरीके से ज़रूर पढ़िएगा। हालांकि इसमें जो सारी चीज़ें दी गई हैं उसको पढ़ने के बाद सारी चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और आप लोग आवेदन आसानी से कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप लोग एक बार मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे कहीं पर भी जाके पूछ सकते हो। जो भी डाउट है तो वो पूछ सकते हो। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बोल दूँ मैं, हमेशा से ऐसा होते आया है कि बोला जाता है कि एनसीएल की वैकेंसी में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, या फिर कोई ऐसा बोले कि मैं नौकरी दिला दूंगा, आप मेरे को ऐसा फेवर करो, कुछ बेनिफिट दिलाओ। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, ऐसा कहीं भी नहीं होता। जो भी वैकेंसीज होती हैं बिल्कुल फेयर तरीके से होती हैं। अगर आपसे मान लीजिए किसी प्रकार से कोई ऐसा बोलता भी है कि हाँ हम करा देंगे वैकेंसीज में आपका, आप मेरे पास आओ, तो उसकी आप कंप्लेंट करना। और इस प्रकार से कहीं कुछ नहीं होता, इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना। देखिए सिलेबस भी दिया गया है ऑपरेटर का। ऑपरेटर में टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं? 100 क्वेश्चन आने हैं और 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या है सिलेबस में। रोड साइन एंड सिग्नल्स, ये पहला टॉपिक है। इसमें ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है। ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट का बेसिक बताया गया है कि इससे क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मशीन, जनरल अवेयरनेस और बेसिक मैथमेटिक, ये सारी चीज़ें आएंगी जो कि 10वीं लेवल की रहेंगी। ये सिलेबस जो है एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि 6 पार्ट में इसको बताया गया है। तो 6 पार्ट में बताने का मतलब ये है कि आपको टेक्निकल क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स के अलावा और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके व्हीकल से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा हैं और जनरल रूल्स ज़्यादा हैं, मोटर एक्ट के ट्रैफिक रूल्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग एक बार प्रॉपर अपने तरीके से एक एक जो रहेंगे, एक एक टॉपिक जो है उसको अपने कॉपी में नोट्स बना के उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में आपको दोहराने के लिए काम में आए। हालांकि इस पे एक मैं फुल डिटेल में वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा सा एक एक वर्ड्स के हिसाब से सिलेबस बता देता हूँ तो उसमें ठीक रहेगा।
तो ठीक है, सिलेबस पे फिर वीडियो मैं बना दूंगा। बाकी ये पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, नीचे फॉर्मेट दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए इस फॉर्मेट में आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ये रहा नोटिफिकेशन भाई। तो ऑपरेटर की वैकेंसीज बहुत टाइम बाद आई है, आप लोग ट्राई करिएगा कि इस वैकेंसीज में आप लोग का हो जाए। इन फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ क्लियर नहीं है, ऑपरेटर की वैकेंसीज कब तक आएगी ये भी कुछ क्लियर नहीं है। दोबारा ये मौका आपके लिए आखिरी हो सकता है, ऐसा सोच के तैयारी करो, और इसमें हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, जिन लोगों को पता नहीं है इसके बारे में उनको भी शेयर कर देना, और कोशिश करना कि अच्छा हो। चलो बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं।